निम्न में से कौन मेगास्थनीज के संबंध में सही नहीं है? तो आपको पता है कि मेगास्थनीज जो है वो एक राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, तो उनसे संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सही नहीं है? पहला है, वह पहले सेल्यूकस निकेटर के दरबार में था। दूसरा, उसने इंडिका की रचना की। तीसरा, उसने भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा है। और चौथा, उसने ग्राम प्रशासन का वर्णन किया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। वास्तव में उसने जो वर्णन किया है वो शहरी प्रशासन क्षेत्र का वर्णन किया है, और उसने कहा है कि लगभग 30 प्रशासक जो 6 ग्रुपों में बंट करके जो है 5-5 सदस्यों की टीम बना करके शहर का प्रशासन चलाते थे। इसके अलावा ये तीनों अन्य कथन जो है वो मेगास्थनीज से संबंधित सही कथन है। केवल चौथा ही कथन जो है वो गलत है, इसलिए सही उत्तर जो है ऑप्शन डी है। दूसरा प्रश्न है, सही कथन पर विचार करें। पहला कथन, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। दूसरा कथन है, महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश राजगृह में दिया था। केवल एक कथन सही है, केवल 2 कथन सही है। 1 एवं 2 दोनों सही है, 1 एवं 2 दोनों सही नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 1 एवं 2 दोनों सही है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है वो सारनाथ में दिया था, यूपी में, जबकि महावीर स्वामी द्वारा अपना पहला उपदेश जो है वो राजगृह में दिया गया था, इसलिए इसके दोनों कथन जो है वो सही है। तीसरे प्रश्न की ओर आते हैं, बौद्ध धर्म के संघ संबंधी नियम तथा आचरण किस पुस्तक में संग्रहित है? तो आपको पता है कि बौद्ध धर्म से संबंधित है त्रिपिटक, यानी 3 पिटक, जिसे विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक कहा जाता है। इसी पिटकों में से एक पिटक में बौद्ध धर्म के संघ संबंधी नियमों का उल्लेख किया गया है, और वो पिटक है विनय पिटक। तो इसका सही उत्तर जो है वो है विनय पिटक। विनय पिटक में अगर बात करें तो संघ तथा उसके संघ से संबंधित आचरण और नियमों का वर्णन है, जबकि सूत पिटक में बात करें तो धर्म से संबंधित जो सिद्धांत हैं और जो गौतम बुद्ध के उपदेश हैं उसका वर्णन जो है वो सूत पिटक में किया गया है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अभिधम पिटक जो तीसरा पिटक है उसमें बौद्ध धर्म से संबंधित दार्शनिक यानी दर्शनक के संबंधी विचारों को रखा गया है। तो इस प्रकार से ये तीनों पिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगर आपसे नियम के संबंध में पूछे तो विनय पिटक, धार्मिक उपदेश से संबंधित पूछे तो सूत पिटक, और दर्शन से संबंधित पूछे तो अभिधम पिटक उत्तर दे सकते हैं। चौथा प्रश्न है, शुद्ध अरबी सिक्के किस शासक द्वारा जारी किए गए थे? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश। इसका सही उत्तर है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश वह शासक था जिसने दास वंश को वास्तविक रूप में भारत में स्थापित कर पाया। हालांकि कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा दास वंश की स्थापना हुई थी, लेकिन इल्तुतमिश ने जो है इसे अस्थायी रूप दिया। उसने राजधानी को परिवर्तित कर दिल्ली में बसाया और साथ ही साथ कई नए प्रयोग किए, जिसमें से शुद्ध अरबी सिक्के एक प्रमुख था। ये अरबी सिक्के चांदी का टंका और तांबा का जीतल नाम से चलाया गया था। पांचवा प्रश्न है, भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन है रामानंद, कबीर, तुकाराम, चैतन्य। तो आपको पता होगा कि कबीर जो थे वो उत्तर प्रदेश से थे, चैतन्य बंगाल से, तुकाराम जो है वो साउथ क्षेत्र यानी महाराष्ट्र क्षेत्र से संबंधित थे, जबकि रामानंद जो है यूपी से संबंधित थे। और उन्हें ही यह श्रेय दिया जाता है कि साउथ से भक्ति आंदोलन को उन्होंने उत्तर भारत में लाया थे। रामानंद जो थे वो शुरू से ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे और इनके कई शिष्य हुए, जिनमें सबसे प्रमुख शिष्यों में कबीर ही शामिल है। तो कबीर किनके शिष्य थे, यहाँ से भी प्रश्न पूछता है। और रामानंद जो थे वो कहाँ से थे, तो प्रयागराज से थे। छठा प्रश्न है, अलीनगर की संधि किनके मध्य हुई थी? ऑप्शन है अलवर्दी खां एवं क्लाइव, सिराजुद्दौला एवं क्लाइव, मीर जाफर एवं क्लाइव, मीर कासिम एवं क्लाइव। तो बंगाल के इतिहास में अलीनगर की संधि एक प्रमुख घटना के रूप में मानी जाती है, और यह सिराजुद्दौला एवं क्लाइव के बीच जो है मुख्य रूप से आयोजित हुआ था। अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 को हुई थी। हालांकि इस संधि के बावजूद भी 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। तो सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच जो है ये संधि हुई थी। सातवां प्रश्न है, किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग राजनीतिक हथियार के रूप में किया था? तो महात्मा गांधी जी के जो प्रमुख अस्त्र थे उसमें सत्याग्रह के साथ साथ भूख हड़ताल भी शामिल हुआ। भूख हड़ताल का प्रयोग उन्होंने भारत के सबसे पहली बार जो किया था वो किया था, ऑप्शन आप पहले देख लें, चंपारण सत्याग्रह, खेरा सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, अहमदाबाद मील हड़ताल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी,
अहमदाबाद मील जो हड़ताल हुई थी, इस हड़ताल में उन्होंने पहली बार भूख का प्रयोग किया था, जो भूख हड़ताल का। हालांकि भारत में जो है चंपारण सत्याग्रह के दौरान उन्होंने भारत में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया था। तो दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं, आप प्रश्न के अनुसार उत्तर देंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं अहमदाबाद में जो मील मालिक थे उनके और मजदूरों के बीच जो संघर्ष चल रहा था, उसमें उन्होंने मजदूरों का पक्ष लिया और मजदूरों को उनकी मांग दिलवाने और उचित मजदूरी दिलवाने के लिए जो है उन्होंने भूख हड़ताल का उपयोग किया था। आते हैं 8वें प्रश्न में, किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? लॉर्ड लीटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड मेयो। इसका सही उत्तर है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन जो थे वो एक स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में जाने जाते हैं। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव जो है 1882 में आया। भारत में आधुनिक शासन व्यवस्था का भी प्रारंभ यहीं से माना जाता है। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय बोर्ड, जिला में जिला उप विभाग, तहसील बोर्ड बनाए गए और नए नगरों में नगर पालिका का गठन किया गया और इस प्रकार से जो है वो एक स्वशासन की पद्धति जो है उसकी शुरुआत जो है वो लॉर्ड रिपन के प्रयासों से हो सका। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे? तो आपको पता है कि कांग्रेस के बहुत सारे अधिवेशन स्वतंत्रता से पूर्व हुए थे और इन अधिवेशनों में जो प्रमुख भारत के नेतृत्वकर्ता राजनीतिक थे उन्हें लीडर बनने का अवसर मिला, अध्यक्ष बनने का अवसर मिला। तो ऑप्शन है लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक जो थे वो कभी भी जो है कांग्रेस के किसी अधिवेशन के अध्यक्ष नहीं चुने गए। हालांकि वो काफ़ी प्रसिद्ध जो है वो एक गरम दल के नेता थे। लोकमान्य इनका एक उपनाम भी रहा है और इनके नाम से प्रश्न भी पूछे जाते रहे हैं। इन्हें कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष बनने का अवसर नहीं मिला। हालांकि कांग्रेस की स्थापना जो है वो 28 दिसंबर 1885 को ही हुई थी। 10वां प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? और आप सबसे पहले जान ले भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो 1942 में। तो 1942 में कौन था वायसराय? ऑप्शन है लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड विलिंगटन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड लिथगो। इसका सही उत्तर है लॉर्ड लिनलिथगो इसके उस समय वायसराय थे। लॉर्ड लिनलिथगो का समय जो था वो 1936 से 44 था और 1942 में जो है ये आंदोलन हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि लॉर्ड लिनलिथगो का ही शासनकाल था। इस आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर चला करके जो भारत के प्रमुख राजनीतिज्ञ थे, प्रमुख क्रांतिकारी थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। फिर भी ये आंदोलन काफ़ी तीव्र रहा और स्वतः स्फूर्त आंदोलन के रूप में इसे जाना जाता है। 11वां प्रश्न है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, शिशिर कुमार घोष, बरिंद्र कुमार घोष, तारकनाथ दास। इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी है शिशिर कुमार घोष। शिशिर कुमार घोष के द्वारा और उनके भाई जो थे वो मोतीलाल घोष, उनके द्वारा जो है इस पत्रिका को जो है शुरू किया गया था। ब्रिटिश राज के समय अमृत बाजार पत्रिका एक राष्ट्रवादी पत्रिका के रूप में जाना जाता था। 12वां प्रश्न है, ब्राजील में बड़े कॉफी के बागानों को क्या कहा जाता है? तो ब्राजील जो है वो कॉफी उत्पादन के लिए एक अग्रणी देश के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर जो कॉफी के बड़े बड़े बागान होते हैं उन्हें कहा जाता है फेजेंडा। तो इसका सही उत्तर जो है वो है फेजेंडा। फेजेंडा पूरे ब्राजील में पाए जाने वाला पौधा है। औपनिवेशिक काल 16वीं से 18वीं शताब्दी के दौरान वे मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी क्षेत्र में केंद्रित थे जहां चीनी का उत्पादन किया जाता था और इस दौरान जो है इस क्षेत्र में कॉफ़ी का काफ़ी विस्तार हुआ और ब्राज़ील में कॉफ़ी उत्पादन जो है एक प्रमुख उत्पादन के रूप में चर्चित रहा। आते हैं 13वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? ऑप्शन है सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर, तिलैया डैम कोनार नदी पर, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर, नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर। तो इन सभी चारों में जो ऑप्शन बी है वो सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो तिलैया डैम प्रोजेक्ट है, आप नाम भी सुने होंगे झुमरी तिलैया, ये झारखंड में है और तिलैया जो डैम प्रोजेक्ट बनाया गया है ये बराकर नदी पे बनाया गया है, कोनार नदी पे नहीं। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी है। हालांकि बाकी जो 3 ऑप्शन है वो सही सुमेलित है। 14वां प्रश्न है, भीतरकनिका जो विश्व धरोहर सूची में शामिल है कहाँ अवस्थित है? तो भीतरकनिका जो है वो एक प्रकार का वन्य जीव अभयारण्य है जो काफ़ी ज़्यादा चर्चित है अपने जैव विविधता और अपने धरोहर को लेकर के। तो यह जो भीतरकनिका है ये उड़ीसा में स्थित है
उड़ीसा में इसके अलावा सिमलीपाल भी है जो कि काफ़ी ज़्यादा चर्चित है। तो सिमलीपाल, भीतरकनिका, कोणार्क आदि जो है वो काफ़ी प्रमुख हैं। इसके अलावा चिल्का झील जो जलीय क्षेत्र है ये भी यहाँ पर उड़ीसा राज्य में काफ़ी फेमस है। तो ये कुछ नाम है जो उड़ीसा राज्य से संबंधित है, इन्हें जरूर याद रखें, ये अलग अलग प्रश्नों में पूछे जाते रहते हैं। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए में नहीं पाया जाता है? ऑप्शन है एडिनिन, थायमीन, साइटोनिन, यूरासिल। तो डीएनए में जो नहीं पाया जाता है उसका ऑप्शन सही है यूरासिल, क्योंकि यूरासिल जो होता है वो आरएनए में पाया जाता है। अब आइए थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे 2 पॉइंट याद कर लेंगे। थायमीन जो होता है वो ओनली डीएनए, ये केवल और केवल डीएनए में ही मिलेगा, और यूरासिल जो है वो ओनली आरएनए, यानी यूरासिल जो मिलेगा वो केवल आरएनए में मिलेगा और थायमीन जो मिलेगा वो केवल डीएनए में मिलेगा। तो ये दोनों ही प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसे याद रखेंगे, कभी भी प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है। 16वां प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया? तो आपको पता है कि जो विधानसभा या लोकसभा है उसमें आरक्षण दिया गया है। तो यहाँ जो प्रश्न पूछा जा रहा है वो विधानसभा के लिए स्पेशली पूछा जा रहा है। इसका सही उत्तर है आर्टिकल 332 यानी 332। इसके अलावा आप जान लें कि 330 के तहत जो है वो लोकसभा में आरक्षण दिया गया है और 332 के तहत विधानसभा में आरक्षण दिया गया है। तो ये दोनों ही जो आर्टिकल है इन दोनों के माध्यम से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण दिया गया है। वहीं अनुच्छेद 331 में लोकसभा में एंग्लो इंडियन की व्यवस्था की गई है और 333 में राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन की व्यवस्था की गई है। तो ये दोनों आर्टिकल जो है 331 और 333 ये एंग्लो इंडियन से संबंधित है, जबकि आपका जो आर्टिकल है 331 और 330 और 332 ये अनुसूचित जाति एवं जनजाति से संबंधित है। 17वां प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति में से कौन बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं? ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, रामनाथ कोविंद, बी एवं सी दोनों। तो भारत के राष्ट्रपति जो पहले बिहार के राज्यपाल थे, रामनाथ कोविंद के बारे में तो आप निश्चित रूप से जानते होंगे जो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं, लेकिन इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी है, क्योंकि जाकिर हुसैन जी और रामनाथ कोविंद जी दोनों ही राष्ट्रपति बनने से पूर्व जो है वो बिहार के राज्यपाल रहे हैं। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी और सी दोनों है। 18वां प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? ऑप्शन है जीवी मावलंकर, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, अनंत सैनम अयंगर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं। तो राज्यसभा के सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति। तो पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो जो पहले उपराष्ट्रपति होंगे वही राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष या सभापति बनेंगे। इस प्रकार से इसका सही उत्तर जो है वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। 19वां प्रश्न है, मिश्रित खेती जो मिक्स्ड एग्रीकल्चर होता है उसकी प्रमुख विशेषता क्या होती है? ऑप्शन है नकदी फसलों और खाद्य फसलों दोनों की खेती, एक ही खेत में 2 या 2 से अधिक फसलों की खेती, पशुओं का पालन और फसलों की एक साथ खेती, गेहूं के साथ सरसों की खेती। इसका सही उत्तर है पशुपालन के साथ एग्रीकल्चर, यानी एक किसान जो पशुओं का पालन करता है और साथ ही साथ फसलों की खेती करता है वैसी कृषि को ही मिश्रित खेती कहा जाता है। मिक्स्ड क्रॉप पूछेगा तब जाकर के आप कह सकते हैं कि एक खेत में अलग अलग फसल लगाए जाते हैं तो ये मिक्स्ड क्रॉप कहलाता है, लेकिन अगर मिश्रित खेती पूछा जाता है तो यही सही इसका उत्तर होता है। आते हैं 20वां प्रश्न, भारत में ऑपरेशन फ्लड के प्रणेता किन्हें माना जाता है? तो आपको पता है कि दूध उत्पादन से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड, और ऑपरेशन फ्लड के जो प्रणेता या जन्मदाता माने जाते हैं वो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। तो इनका सही उत्तर जो है वो डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। इसके अलावा आप याद रख सकते हैं कि एम.एस. स्वामीनाथन जो है उनको हरित क्रांति का जनक माना जाता है। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग जो है इनको विश्व स्तरीय हरित क्रांति का जनक माना जाता है, जबकि एम.एस. स्वामीनाथन को भारत स्तरीय हरित क्रांति का जनक माना जाता है। और विनोबा भावे जो थे वो एक प्रकार से जो भूदान आंदोलन था उसके प्रणेता थे। 21वां प्रश्न है, मुद्रा के अवमूल्यन का तात्पर्य क्या है? आप कई बार सुनते होंगे कि मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है, तो क्या होता है ये? ऑप्शन है घरेलू मुद्रा के आंतरिक मूल्य में कमी करना,
घरेलू मुद्रा के बाह्य मूल्य में कमी करना, घरेलू मुद्रा के आंतरिक मूल्य में वृद्धि करना, घरेलू मुद्रा के मूल्य में वृद्धि करना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कि यदि कोई मुद्रा जो घरेलू मुद्रा यानी किसी देश की रुपए यदि विदेशी रुपयों की तुलना में उसका मूल्य जो है वो गिर जाता है तो वैसे ही कमी को हम लोग मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं। भारत में अब तक 3 बार मुद्रा का अवमूल्यन जो है वो किया गया था। पहली बार 1949 में, फिर 66, फिर 91। इस प्रकार से 3 बार जो है मुद्रा का अवमूल्यन किया गया। याद रखेंगे कि मुद्रा के अवमूल्यन के तहत विदेशी मुद्रा के तुलना में घरेलू मुद्रा के मूल्य में कमी आ जाती है। यानी पहले अगर $1 में 50 रुपए होते थे तो कम करने का मतलब हो जाएगा कि $1 में 55 रुपए वो खरीद सकते हैं। आते हैं 22वें प्रश्न की ओर। यदि आरबीआई द्वारा नगद आरक्षित अनुपात, जिसे CRR कहते हैं, में वृद्धि कर दी जाती है तो निम्न में से क्या प्रभाव होगा? ऑप्शन है मुद्रा आपूर्ति में कमी, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि, मुद्रा आपूर्ति पर कोई प्रभाव नहीं, प्रारंभ में मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि परंतु बाद में कमी। इसका सही उत्तर ये है कि मुद्रा आपूर्ति में कमी हो जाएगी। आइए समझते हैं। CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो। यदि किसी बैंक का डिपॉजिट अगर 1000 है तो उसे अपना 6%, यदि अगर CRR रेट 6% होगा तो 6% जो है वो RBI के पास जमा रखना पड़ेगा। जैसे 1000 है तो 60 जो है इनको RBI के पास जमा करना पड़ेगा। बैलेंस बैंक के पास 940 बचेगा जिसे वो ऋण पर उधार में देंगे। यदि इस 6% को 7% कर दिया जाता है तो यानी बैंक का 70 रुपया अब RBI में जमा हो जाएगा। इस प्रकार से अब बैंक जो है वो कम ऋण देगा, तो जैसे ही कम ऋण देगा तो मुद्रा की आपूर्ति कमी हो जाएगी। तो याद रखेंगे कि CRR रेट अगर कम किया जाएगा तो आपूर्ति वृद्धि होगी और अगर रेट बढ़ाया जाएगा तो आपूर्ति में कमी होगी। 23वां प्रश्न है, टेस्ला किसकी इकाई है? ऑप्शन है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय प्रवाह, विद्युत धारा और प्रेरकत्व। इसका सही उत्तर है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है वो टेस्ला के द्वारा मापी जाती है, यानी इसका इकाई जो है वो क्या है? टेस्ला है। चुंबकीय प्रवाह का जो इकाई है वो है वेबर और विद्युत धारा का जो है वो एम्पियर और प्रेरकत्व का हेनरी। तो ये आप याद रख सकते हैं क्योंकि हर एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको 1-2 क्वेश्चन जो है वो निश्चित रूप से इकाई से पूछा जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है ग्रेफाइट, रेडियम, भारी जल, ए एवं सी दोनों। तो नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में जो प्रयोग किया जाता है उसका प्रयोग जो है वो ग्रेफाइट और भारी जल दोनों को किया जाता है। तो भारी जल जो D2O होता है उसे भी प्रयोग में लाया जाता है और ग्रेफाइट को ही। क्या करता है ये मंदक, आइए समझते हैं। रिएक्टर में मंदक के रूप में ग्रेफाइट एवं भारी जल का प्रयोग किया जाता है। ये मंदक रिएक्टर में न्यूट्रॉन की गति को धीमा करता है, जिससे नियंत्रक के रूप में जो कैडमियम या बोरॉन का प्रयोग किया जाता है उसके द्वारा इसे नियंत्रित कर लिया जाता है। तो ऑप्शन 2 तरह के पूछेंगे, मंदक के रूप में किसका यूज होता है और नियंत्रक के रूप में किसका यूज होता है। तो नियंत्रक के रूप में कैडमियम या बोरॉन का क्षार का प्रयोग किया जाता है, जबकि मंदक के रूप में ग्रेफाइट या भारी जल का प्रयोग किया जाता है। और इसी प्रकार की कुछ संरचना होती है जहां पर परमाणु से ऊर्जा क्रिएट किया जाता है। आते हैं 25वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है, यानी पानी से होने वाला रोग कौन सा है? ऑप्शन है डेंगू, चेचक, तपेदिक, टाइफाइड। तो इसका सही उत्तर आप समझ गए होंगे कि टाइफाइड एक ऐसा बीमारी है जो पानी से होने वाला रोग है। तो हैजा और टाइफाइड मुख्य रूप से जल जनित रोग है, यानी पानी की अशुद्धता के कारण जो है इस प्रकार के रोग जो है वो होते हैं। इसके अलावा अन्य रोग भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये सारे रोग जो है वो पानी की अशुद्धियों के कारण होता है, जबकि डेंगू एवं चेचक जो है वो एक वायरस जनित रोग है और तपेदिक यानी टीबी की बीमारी जो है वो जीवाणु के कारण जो है वो होता है। तो ये इसमें से कोई भी प्रश्न आ सकता है। 26वां प्रश्न है, सूर्योदय से पहले तथा सूर्यास्त के बाद भी सूर्य अल्प समय के लिए दिखाई देता है, ऐसा होने का कारण क्या होता है? तो ये आप कई बार देखते होंगे कि सूर्य जो है वो डूब चुका है लेकिन सूर्य का प्रकाश आपको दिखता रहता है और सूर्य भी आभास होता है कि अभी थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। तो इसका जो मूल कारण होता है वो होता है वायुमंडलीय अपवर्तन। यहाँ पर अगर आप पृथ्वी पर आप देखेंगे, आप खड़े हैं
तो सूर्य की वास्तविक स्थिति बहुत नीचे चली गई है, यानी आप अब जब देखना चाहेंगे तो सूर्य नहीं दिखाई देना चाहिए, लेकिन फिर भी आपको सूर्य दिखाई देगा, उसका प्रकाश दिखाई देगा, और ये होता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तो यह घटना वायुमंडलीय अपवर्तन के रूप में जानी जाती है। 27वां प्रश्न है, एक तरफ जो है वो विभिन्न सूची दिए गए हैं और दूसरी तरफ उसके मापक दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं इसको। इसका सही उत्तर इस प्रकार से है, प्रतिरोध इसका ओम होगा, विद्युत प्रवाह एम्पियर, बल न्यूटन और पावर वाट। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर जो है इसी प्रकार से मिलान है, इसे याद रखेंगे। 28वां प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब होता है लंबवत, वास्तविक, पार्श्व और बड़ा। तो इसका सही उत्तर जो है वो है पार्श्व होता है। आइए समझते हैं थोड़ा इसको अच्छे ढंग से। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक, सीधा एवं पार्श्व होता है। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है समतल दर्पण में, ये 3 इसके गुण होते हैं, काल्पनिक होता है, सीधा दिखाई देता है एवं पार्श्व दिखाई देता है। जबकि यही समतल दर्पण की जगह उल्टा दर्पण का प्रयोग होगा तो प्रतिबिंब हमेशा सीधा, आभासी एवं वस्तु से बड़ा दिखाई देगा। लेकिन जब अवतल दर्पण का प्रयोग होगा तो प्रतिबिंब उल्टा एवं वास्तविक दिखाई देगा। तो ये तीनों ही दर्पणों से जोड़ करके कभी कभी प्रश्न आते हैं, तो आप इसे जरूर ध्यान रखेंगे। 29वां प्रश्न है, जब बर्फ पिघलती है तो क्या होता है? आयतन बढ़ता है, आयतन घटता है, द्रव्यमान बढ़ता है, द्रव्यमान घटता है। तो इसका सही उत्तर है आयतन घट जाता है। जो बर्फ होती है उसका घनत्व तो अधिक होता है, और जब घनत्व तो ये पिघलता है तो आयतन जो है, आकार जो है वो क्या हो जाता है, वो घट जाता है। बर्फ जो है उसकी ऊंचाई थोड़ी अधिक होती है और फिर जब वो पिघल जाता है तो वो आयतन जो है इसका घट करके नीचे आ जाता है। तो इसका जो है वो एक समझिए कि जब बर्फ पिघल करके जल में परिवर्तित होता है तो उसका आयतन घटता है, अर्थात बर्फ का घनत्व तो जल के घनत्व से अधिक होता है। और जब जल का घनत्व की बात करें तो जब बर्फ पिघल करके पानी में मिलेगा तो इसका घनत्व बढ़ जाएगा। तो यानी बर्फ के पिघलने के बाद घनत्व बढ़ता है, जबकि आयतन जो है वो क्या हो जाता है, घट जाता है। फ्यूज तार किसका मिश्र धातु है? ऑप्शन है सीसा एवं लोहा, टीन एवं लोहा, सीसा एवं पारा, सीसा एवं टीन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सीसा एवं टीन। सीसा एवं टीन के मिश्र धातु से तैयार होता है फ्यूज वायर। यहाँ पर देख सकते हैं कि फ्यूज के बीचों बीच एक वायर लगा हुआ है, इसे हम लोग जो है सीसा एवं टीन के मिश्र धातु का उपयोग जो है इसमें किया जाता है। यह मुख्य रूप से लघु पथन में जो है खतरे से बचाव के लिए किया जाता है, ताकि फ्यूज का तार जो है यदि किसी प्रकार का खतरा उत्पन्न हो तो यहाँ से टूट जाए और किसी भी खतरे से बचा जा सके। तो इस प्रकार से इसका जो प्रतिरोध होता है वो कम होता है और यह आसानी से जो है वो किसी संकट की स्थिति में बचा लेता है। आते हैं 31वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? ऑप्शन है तापमान के बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता, आर्द्रता के घटने से वायु में ध्वनि का वेग बढ़ जाता है, आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि का वेग प्रभावित नहीं होता है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन सही नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, आर्द्रता के घटने से वायु में ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। वास्तव में आर्द्र वायु का घनत्व तो शुष्क वायु से अधिक होता है, इसलिए ध्वनि की चाल जो है आर्द्र वायु में अधिक होगी। यानी आर्द्रता के घटने से ध्वनि का वेग घटेगा और आर्द्रता के बढ़ने से ध्वनि का वेग बढ़ेगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि तापमान के बढ़ने से भी ध्वनि पर इसका प्रभाव पड़ता है। वायु में ध्वनि का वेग जो है वो दाब भी निर्भर करता है और आवृत्ति से निश्चित रूप से ध्वनि का वेग जो है वो प्रभावित होता है। तो अन्य तीनों कथन जो है वो सही है। 32वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट उत्पादन में सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र। तो बॉक्साइट का जो सबसे बड़ा उत्पादक है वो है उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन होता है और बॉक्साइट जो है वो किसका सबसे बड़ा अयस्क है? तो बॉक्साइट जो है वो एल्युमिनियम धातु का मुख्य जो है अयस्क है। तो ये भी कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। ये ओडिशा आप देख रहे हैं यहाँ मैप में। 33वां प्रश्न है, बॉब एलमंडव किस किस को जोड़ती है? तो ये एक प्रकार का जल संधि है और ये बीपीएससी में कई बार पूछा गया है और अलग अलग पीसीएस एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन है लाल सागर एवं अरब सागर, जावा सागर एवं हिंद महासागर, दक्षिणी चीन सागर एवं बंगाल की खाड़ी, लाल सागर एवं भूमध्य सागर।
तो इसका जो सही उत्तर है वो है लाल सागर एवं भूमध्य सागर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये रेड सी लाल सागर है और यहाँ गल्फ ऑफ अरब, तो यानी अरब सागर और लाल सागर को जोड़ने वाला जो क्षेत्र है वही जो है बॉब अल मंडेब, और इसे एक जल संधि के रूप में जाना जाता है। कोयना नदी किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन है कृष्णा, नर्मदा, कावेरी, साबरमती। तो कोयना नदी जो है वो कृष्णा की सहायक नदी है। कृष्णा के संबंध में पिछले वीडियोस में भी मैंने कई बार बताया है। कोयना नदी कृष्णा की सहायक नदी है जो महाराष्ट्र में स्थित है, और कोयना नदी पर एक कोयना परियोजना भी कार्यरत है। तो यहां से आप सही उत्तर चुन सकते हैं। 35वां प्रश्न है, बगलिहार परियोजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में संबंधित है या स्थित है? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख। तो इसका सही उत्तर जो है वो है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर क्षेत्र से संबंधित है बगलिहार परियोजना। बगलिहार, दुल्हस्ती एवं सलाल परियोजना का संबंध जो है वो चिनाब नदी से है। तो कई बार यहाँ पर नदी से भी पूछा जा सकता है, तो इसका सही उत्तर जो है वो है चिनाब नदी पर संबंधित है ये। इसके अलावा याद रख सकते हैं तुलबुल परियोजना, किशन गंगा परियोजना, ये जम्मू कश्मीर क्षेत्र में ही झेलम नदी से संबंधित है। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इसे याद रखिएगा। 36वां प्रश्न है, शीत ऋतु में भारत के उत्तरी भाग में वर्षा होती है और ये किस कारण से होती है? ऑप्शन लौटते हुए मानसून से, दक्षिणी पश्चिम मानसून से, पश्चिमी विक्षोभ से, बंगाल की खाड़ी के मानसून से। यहां आपको ध्यान ये देना है कि शीत ऋतु में उत्तर भारत में वर्षा पूछा जा रहा है, ना कि तमिलनाडु के क्षेत्रों में। अगर तमिलनाडु के क्षेत्रों में पूछा जाएगा तो लौटते मानसून से, लेकिन उत्तर भारत में जो वर्षा का कारण है वो मूल रूप से कारण होता है पश्चिमी विक्षोभ के। तो पश्चिमी विक्षोभ जो है ये मुख्य रूप से भूमध्य सागर क्षेत्र से चल करके भारत की ओर आता है और भारत के उत्तरी भाग में ये शीत ऋतु में वर्षा का मुख्य कारण बनता है। 37वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में से किस स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं किया गया है? ऑप्शन है विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता। तो यदि आपको प्रस्तावना याद है तो आप आसानी से इस उत्तर को चिन्हित कर सकते हैं। प्रस्तावना में 4 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता जो है उसमें शामिल नहीं है। तो कौन कौन सी स्वतंत्रताएं हैं, आइए समझते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता जो है मूल रूप से दी गई है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन प्रस्तावना में नहीं मिलता है। 38वां प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है वो कहां किया जा सकता है? ऑप्शन है केवल राज्यसभा में, केवल लोकसभा में, संसद के किसी भी सदन में, लोकसभा या राज्यसभा के संयुक्त सत्र में। यानी उपराष्ट्रपति को हटाने संबंधी पहला प्रस्ताव जो प्रस्तुत होगा वो संसद के किस सदन में होगा? इसका सही उत्तर है केवल राज्यसभा में। क्यों? क्योंकि उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो वास्तव में राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, इसलिए हमेशा यह प्रस्ताव जो है वो राज्यसभा से ही शुरू होगा। भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। यह प्रस्ताव संकल्प राज्यसभा के तत्कालीन सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा पारित किया जाना आवश्यक होता है। यहां से पास होने के बाद ही इसे लोकसभा में भेजा जाता है और लोकसभा में भी इसे साधारण बहुमत से पास होना अनिवार्य होता है। 39वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्नलिखित में से कौन सूचीबद्ध है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन शामिल है? ऑप्शन है समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता, सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देना, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन देना, उपरोक्त में से सभी। तो आपको पता है कि भारतीय संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 36 से लेकर 51 के बीच में जो है नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है और इसके अंतर्गत निम्नलिखित सभी बिंदुओं को जो है उजागर किया गया है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन डी है। ये सारे के सारे प्रावधान जो है आर्टिकल 36 से लेकर के 51 के मध्य स्थित है। 40वां प्रश्न है, सोनार तकनीक में किस प्रकार के तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो सोनार जो होते हैं वो मूल रूप से पानी में चलने वाले जहाजों में उपयोग में लाए जाते हैं, जिससे पानी के नीचे स्थित किसी वस्तु या गहराई का पता लगाया जा सके। इस दौरान जो है मुख्य रूप से पराश्रव्य तरंगों का जो है वो उपयोग किया जाता है।
तो सोनार के द्वारा पानी में हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है और इसमें पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। सोनार का आविष्कार जो है वो पॉल लेग्विन द्वारा जो है वो किया गया था। 41वां प्रश्न है, किसे मापने के लिए डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है वायुमंडल की ऊंचाई, लेंस की क्षमता, ओजोन परत की मोटाई, ध्वनि की तीव्रता। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ओजोन परत की मोटाई। ओजोन परत की जो परत होती है इसकी मोटाई मापने के लिए डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है और इसी से इसको मापा जाता है। कई एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। इसके अलावा आप याद रख सकते हैं कि लेंस की क्षमता मापने के लिए जो है वो डायोप्टर का उपयोग किया जाता है, जबकि ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। 42वां प्रश्न है, पलासी का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है 20 जून 1747, 25 जून 1750, 22 जून 1760, 23 जून 1757। तो वर्ष भी अगर आपको याद होगा तो आसानी से आप इसका सही उत्तर चुन सकते हैं, वो है 23 जून 1757। 23 जून 1757 को पलासी का युद्ध जो है वो नवाब सिराजुद्दौला और क्लाइव के सेना के बीच में हुआ था, जिसमें क्लाइव की सेना कम होने के बावजूद भी उसने युद्ध जीता था। हालांकि इसमें सिराजुद्दौला के अपने लोगों ने ही उसे धोखा दिया था, जिसके कारण उसकी पराजय हो गई थी। 43वां प्रश्न है, सहायक संधि करने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन था? तो आपको पता है कि वेलेजली के द्वारा जो है एक सहायक संधि भारत में चलाई गई थी, जिसके तहत भारतीय क्षेत्रों पर यानी भारत के जो रजवाड़े थे उससे संधि कर उस एक प्रकार से उन पर आधिपत्य कायम कर लिया जाता था। और इसकी शुरुआत सबसे पहले जो है वो हैदराबाद के साथ हुई थी। हैदराबाद ने जो है वो 1798 में पहली बार इसे स्वीकार किया था। बाद में मैसूर तथा अवध जैसे राज्य भी इसके अंतर्गत आ गए थे। तो पहला सहायक संधि जो है वो हैदराबाद के द्वारा किया गया था और इसकी शुरुआत लॉर्ड वेलेजली के द्वारा की गई थी। 43वां प्रश्न है, भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसका सही उत्तर जो है वो है नागरिक सेवा का जनक जो है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है वो भारत में नागरिक सेवा यानी जो सिविल सर्विसेज की जो व्यवस्था है वो की थी और यहीं से एक कलेक्टर पद सृजित हुआ था, जिसके माध्यम से नागरिक सेवा का उदय हुआ और भारत में लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो है वो नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। 44वें प्रश्न की ओर आते हैं, महालवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी? तो आपको पता है कि भारत में 3 प्रकार की भू राजस्व व्यवस्था उस समय प्रचलित थी ब्रिटिश काल में, जिसमें रैयतवाड़ी, महालवाड़ी और अस्थाई बंदोबस्त जो है वो प्रमुख थे। इसी में महालवाड़ी व्यवस्था जो है वो मूल रूप से पंजाब, मध्य प्रदेश और यूपी के क्षेत्रों में विकसित था। इसकी शुरुआत किसने की? तो ऑप्शन है थॉमस मुनरो, कर्नल स्लीमन, हॉल्ट मैकेंजी, कॉर्नवालिस। इसका सही उत्तर जो है वो है हॉल्ट मैकेंजी। हॉल्ट मैकेंजी द्वारा जो है इसे लाया गया था 1819 में और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के प्रांत और पंजाब में जो है इसे लागू किया गया था। 45वां प्रश्न है, किताब उल हिंद की रचना किसने की? किताब उल हिंद जो है वो भारत के संबंध में एक महत्वपूर्ण पुस्तक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है फिरदौसी, उतबी, अलबरूनी, फारूकी। इसका सही उत्तर जो है वो अलबरूनी है। अलबरूनी कौन था? तो गजनबी के साथ जो है यह भारत आया था, महमूद गजनबी के साथ, और इसने भारत के मूल रूप से सांस्कृतिक विरासत पर, सामाजिक जीवन पर एक किताब लिखी जिसका नाम जो है वो किताब उल हिंद है। यह अरबी भाषा में रचित जो है एक किताब थी। 46वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर का समकालीन था? तो सिकंदर महान, जिसे विश्व विजेता बनने के क्रम में वो भारत पहुंचा और भारत में जो है उस समय भारत का शासक या कि यूं कहें कि मगध का शासक जो है वो कौन था? ऑप्शंस है अजात शत्रु, कालाशोक, उदयन, घनानंद। इसका सही उत्तर जो है वो है धनानंद। धनानंद जो है उस समय मगध का शासक था और इस प्रकार से सिकंदर के आगमन के समय उसका समकालीन था। भारत पर 326 ईसा पूर्व में जो है ये आक्रमण किया गया था। 47वां प्रश्न है, अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे? ऑप्शन है शिवाजी, कृष्णदेव राय, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन। तो अष्टदिग्गज का जो संबंध है वो है कृष्णदेव राय से। कृष्णदेव राय कौन थे? तो विजयनगर साम्राज्य के दौरान तुल्लव वंश के जो है शासक थे और इन्हीं के समय में जो है 8 कवियों का एक समूह था जिसे अष्टदिग्गज नाम से जाना जाता है। ये 8 प्रसिद्ध कवि थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। इसके अलावा स्वयं
जो कृष्णदेव राय थे उन्हें आंध्र भोज जो है कहा करके संबोधित किया जाता था। 48वां प्रश्न है, पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण कहां से मिलता है? तो भारत में सती का सबसे पहला प्रमाण कहां से मिला है? ऑप्शन है समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति लेख से, भानुगुप्त के एरन अभिलेख से, हाथी गुफा अभिलेख से, कौसाम्बी अभिलेख से। तो इसका सही उत्तर जो है वो है भानुगुप्त, जो गुप्त काल के शासक थे, उनका एक एरन अभिलेख है। वहां से सबसे पहली बात 510 ईस्वी में किसी हर्ष राजा के पत्नी के सती होने का प्रमाण जो है वो देखने को मिलता है। बाद में ये काफ़ी प्रचलित प्रथा थी, जो कि ब्रिटिश काल तक जो है काफ़ी प्रचलित रूप में पाई जाती है। आते हैं 49वें प्रश्न की ओर। असंसियन किस देश की राजधानी है? ऑप्शन है उरुग्वे, पराग्वे, बाराबाडोस, क्रोएशिया। तो असंसियन जो है ये पराग्वे की राजधानी है, और पराग्वे कहाँ है? तो दक्षिण अमेरिकी देश है एक। तो असंसियन पराग्वे की राजधानी है, जबकि जाग्रेब जो है वो क्रोएशिया की राजधानी है। मोंटेवीडियो जो है वो उरुग्वे की राजधानी है, और ब्रिज टाउन जो है वो है बारबाडोस की राजधानी। यानी ये एक देश का नाम है और बारबाडोस जो है ब्रिज टाउन जो है इसकी राजधानी है। तो कई बार ये छोटे छोटे देशों के राजधानियों से भी एक दो प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। 50वां प्रश्न है, मुखौटा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, मणिपुर। इसका सही उत्तर जो है वो है अरुणाचल प्रदेश। मुखौटा लोक नृत्य जो है वो अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। इसी प्रकार के चेहरे पर मास्क लगा करके डांस किया जाता है, और इसी को जो है मुखौटा नृत्य के रूप में जाना जाता था। तो ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न था। उम्मीद करते हैं कि ये श्रृंखला पसंद आ रही होगी। तो निश्चित रूप से कमेंट करें, लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें।